हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपगार स्कोर के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपगार स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपगार स्कोर के अंदर। व्हाट इज अपगार स्कोर? अपगार स्कोर क्या होता है? सो इट इज यूज फॉर नियोनेटल असेसमेंट। ठीक है, अपगार स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है नियोनेटल असेसमेंट के लिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नियोनेट्स क्या होते हैं, तो नियोनेट्स क्या है? बर्थ से लेकर के 28 डेज तक का जो लाइफ पीरियड है, इतनी एज तक का जो बच्चा है, उसको हम क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। नियोनेट के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। पहला आता है अर्ली नियोनेट। 0 to 7 यानी कि बर्थ से लेकर के और 7वें दिन तक का बच्चा क्या कहलाता है? अर्ली नियोनेट कहलाता है। जबकि 8 to 28 डेज, 8 से 28 दिन का बच्चा क्या कहलाता है? लेट नियोनेट कहलाता है। तो इनके अंदर वेलबींग असेसमेंट की जो टेक्निक है, उसको क्या कहा जाता है? अपगार स्कोर कहा जाता है। या फिर इसको वेलबींग को असेस करने के लिए एक स्कोर यूज किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अपगार स्कोर कहते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम लोग और स्पेसिफिकली बात करें, तो अपगार स्कोर क्या है? अपगार स्कोर जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर आता है, तो उसमें जो सडन चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनके साथ में एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपगार स्कोर को असेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो अपगार स्कोर इट इज गिवन बाय वर्जीनिया अपगार। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? वर्जीनिया अपगार के द्वारा दिया गया। ये एक अमेरिकन फिजिशियन थी जिन्होंने 1952 के अंदर अपगार स्कोर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम स्कोर अपगार स्कोर के अंदर होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर होता है 10। ठीक है, जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट होता है ग्लासोकोमा स्केल और अपगार स्कोर के बीच में। ग्लासोकोमा स्केल के अंदर मिनिमम जो स्कोर है वो 3 है और मैक्सिमम स्कोर क्या है? 15 है। लेकिन यहां पर क्या है? अपगार स्कोर के अंदर मिनिमम स्कोर 0 है और मैक्सिमम 10 है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग यहाँ पर फीटल वेलबींग को असेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स को असेस किया जाएगा, कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स को असेस किया जाएगा? सो इट इंक्लूड फॉलोइंग वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, 3 वाइटल ऑर्गन्स को हम लोग बेसिकली इसके अंदर असेस करते हैं। हार्ट, लंग्स और ब्रेन। ठीक है, हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन को। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसको हम लोग असेस नहीं करते हैं किसके अंदर? अपगार स्कोर के अंदर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन, इसमें इस तरीके के प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड किडनीज। तो किडनी का फंक्शन अपगार स्कोर के अंदर असेस नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ असेसमेंट की, कि किस टाइम पर हमको अपगार स्कोर असेस करना है, तो 1 मिनट आफ्टर बर्थ, या फिर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जब बच्चा पैदा हुआ उसके तुरंत बाद हमको क्या करना है? अपगार स्कोर चेक करना है। ठीक है, दूसरी बार अपगार स्कोर कब चेक करना है? 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, एक बात पर यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर बच्चा पूरे तरीके से हेल्दी है, ठीक है, अगर टिपिकल अपगार स्कोर आ रहा है कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद हमें अगले 5 मिनट में अपगार स्कोर चेक करना है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो बच्चा बाहर एनवायरनमेंट में आया है, इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में आया है, तो उसके साथ में एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता कैसे लगेगा? जब हम 5 मिनट बाद दोबारा अपगार स्कोर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें 5 मिनट के बाद में दोबारा अपगार स्कोर चेक करना ही करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इसके अलावा हमें अपगार स्कोर कब चेक करना होता है? अगर अपगार स्कोर के अंदर किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, ठीक है, तो हमें हर 5 मिनट के अंदर अपगार स्कोर चेक करना होता है 20 मिनट तक, जब तक कि वो कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर, अपगार स्कोर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है, तो अपगार स्कोर के अंदर 5 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो पहला है अपीरियंस, दूसरा है पल्स, तीसरा है ग्रिमिसेस, चौथा है एक्टिविटी एंड टोन और पांचवा है
रेस्पायरेटरी एफर्ट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दीजिए, अपगार स्कोर के अंदर रेस्पायरेटरी रेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अपगार स्कोर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? रेस्पायरेटरी एफर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये पांचों कंपोनेंट हो गए। इस कंपोनेंट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी न्यूबॉर्न को मार्किंग्स देते हैं, उनको स्कोर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपगार स्कोरिंग की। अपगार स्कोर के अंदर मैंने आपको बताया कि 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला अपीयरेंस है, दूसरा पल्स है, तीसरा ग्रेमिसेस है, चौथा एक्टिविटी और टोन है, और पांचवा क्या है? रेस्पायरेटरी एफर्ट है। अब हम लोग बात करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इनको किस तरीके से स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपीयरेंस की, ठीक है, अगर किसी न्यूबॉर्न का अपीयरेंस क्या है? ब्लू और पेल, ठीक है। या तो पैलर दिख रहा है बच्चा, ओवरऑल क्या है? पीला हुआ हो रखा है, या फिर क्या है? ब्लू कलर का हो रखा है। साइनोसिस प्रेजेंट है, सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट है, ओवरऑल साइनोसिस प्रेजेंट है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है? बच्चे को स्कोर क्या देना है? 0 देना है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि हमें क्या दिख रहा है न्यूबॉर्न के अंदर? एक्रोसाइनोसिस दिख रहा है। एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे का जो ट्रंक पार्ट है, ठीक है, वो तो क्या है? पिंक कलर का है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनका क्या हो रखा है? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखा है, हाथ पैर नीले हो रखे हैं, साइनोसिस प्रेजेंट है एक्सट्रीमिटीज के अंदर। तो वहां पर हमें क्या कहते हैं? एक्रोसाइनोसिस इस चीज को टर्म करते हैं। और हमें अपगार स्कोरिंग के अंदर स्कोर क्या करना है? स्कोर देना है 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बच्चा क्या है? पिंक कलर का है, ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी कैसी दिख रही है? पिंक कलर की दिख रही है। तो इस कंडीशन में क्या है? ये इंडिकेट करता है फीटल वेलबींग को, बच्चा पूरे तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। और हमको स्कोर क्या देना है? स्कोर देना है 2, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की, ठीक है। अगर हार्ट रेट एब्सेंट है तो हमें स्कोर देना है 0। अगर पल्स रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हमें स्कोर देना है 1। और अगर पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स ऑफ पर मिनट है तो हमें स्कोर क्या देना है? 2 देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रिमिसेस की, ग्रिमिसेस क्या होते हैं? किसी भी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है? ग्रिमिसेस कहलाते हैं, ठीक है। स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं? स्टिमुलस के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टिमुलस क्या होगा? रेस्पॉन्स टू कैथेटर पुट इनटू द नोस्ट्रल। आप सक्शन करने के लिए नोस्ट्रल के अंदर जब कैथेटर डालेंगे, सक्शन कैथेटर, तो उस वक्त बच्चे का जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा वो क्या कहा जाएगा? ग्रिमिसेस कहा जाएगा। या फिर इन जर्नल अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो बच्चा रोने से पहले जो मुंह बनाता है वो क्या कहलाता है? ग्रिमिसेस कहलाता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो उसके नोस्ट्रल के अंदर क्या डालेंगे? सक्शन कैथेटर डालेंगे, या फिर क्या करेंगे? सोल को किसी भी चीज से स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे के जो पैर का तलवा है उसको किसी चीज से स्टिमुलेट करेंगे, तो वहां पर जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिनोट करेंगे किसको? ग्रिमिसेस को, ठीक है। अब अगर ग्रिमिसेस एब्सेंट है, हमने स्टिमुलेट किया और उसके बावजूद, यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, स्टिमुलेशन का होना जरूरी है। स्टिमुलेशन के बिना ग्रिमिसेस नहीं आते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इन जनरल अगर बच्चा कर रहा है तो वो ग्रिमिसेस के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। ग्रिमिसेस के लिए स्टिमुलेशन का होना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं स्टिमुलस, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो निल है, ग्रिमिसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में स्कोर क्या करेंगे? 0 करेंगे। बच्चा इररेस्पॉन्सिव है, बच्चा क्या है? इररेस्पॉन्सिव है किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ग्रिमिसेस की। अगर ग्रिमिसेस प्रेजेंट है या फिर फेबल क्राई है, अगर बच्चा, फेबल क्राई का मतलब होता है वीक क्राई, ठीक है। अगर बच्चा उतना स्ट्रांगली नहीं रो रहा है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन मुंह बना रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है? हम स्कोर देंगे 1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्राई व्हेन स्टिमुलेटिंग, ठीक है। जब आपने बच्चे के सोल को स्टिमुलेट किया या फिर उसके कैथेटर टिप इंसर्ट की तो बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा। तो उस कंडीशन में हम लोग स्कोर कितना देंगे? स्कोर देंगे 2। और ये क्या करेगा? ये फीटल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक्टिविटी और टोन की। बच्चे की एक्टिविटी कैसी है और टोन कैसी है, ठीक है। तो या तो एक्टिविटी एब्सेंट हो, एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर एटोनिया की कंडीशन हो। एटोनिया का मतलब जो मसल्स हैं उनके अंदर टोन नहीं हो, किसी भी तरीके की मसल टोन एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? बच्चे को स्कोर देंगे 0। अब इसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सम फ्लक्शन ऑफ लिम्स, ठीक है। अगर लिम्स के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्शन प्रेजेंट है, अगर बच्चा थोड़ा बहुत एक्टिव है, तो उस कंडीशन में स्कोर देंगे 1। नेक्स्ट
गुड फ्लेक्शन विद एक्टिव मूवमेंट, अगर बच्चा एक्टिव मूवमेंट कर रहा है और उसके लिम्स के अंदर अच्छा फ्लेक्शन प्रेजेंट है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, फ्लेक्शन और एबडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको स्कोर देंगे कितना, 2 देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं पांचवें एस्पेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपगार स्कोरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग के अंदर हम लोग रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है, एपनिया है, ठीक है, किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग स्कोर क्या करेंगे, स्कोर देंगे 0। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन स्लो है और रेगुलर है, सॉरी यहां पर कर लीजिएगा इरेगुलर है, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन स्लो है और इरेगुलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग स्कोर देंगे 1। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, बच्चे का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 2 स्कोर कब करेंगे, जब बच्चा बहुत गुड स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा हो, ठीक है, तेज रो रहा हो। अब तेज रो रहा हो तो इसके अंदर यहां पर रोने का क्या रोल है, ये ब्रीदिंग को, एक अच्छी ब्रीदिंग को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो लंग्स के एक्सपेंशन के लिए बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही बेबी बाहर आता है, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है, तो उसको विगोरसली रब किया जाता है ताकि वो रोने लगे, जिससे लंग्स का प्रॉपर एक्सपेंशन हो पाए और रेस्पिरेटरी मूवमेंट शुरू हो जाए। तो इसीलिए अगर बच्चा स्ट्रांगली रो रहा है तो ये क्या है, एक अच्छे, एक गुड रेस्पिरेशन की निशानी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, हमने स्कोर तो कर दिया, अब इस स्कोर के बेस पे हमको उस बच्चे को कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का ओवरऑल स्कोर क्या है, 7 to 10 के बीच में है, 7 से 10 के बीच में है, तो बच्चा क्या है, एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है। ठीक है, उस बच्चे को क्या करना है हमें, अगर ये 1 मिनट अपगार स्कोरिंग है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपगार स्कोर कब असेस कर रहे हैं, 1 मिनट पर असेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बच्चे का 5 मिनट पे दोबारा अपगार स्कोर चेक करेंगे। लेकिन इस बच्चे को किसी भी तरीके की केयर की जरूरत, मतलब इस बच्चे को कोई भी स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जो पोस्ट डिलीवरी केयर है, रूटीन केयर है, वो हमको इसको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब इसके अंदर मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी का रिस्क क्या है, माइल्ड रिस्क होता है। किसी भी आदमी के अंदर मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के रिस्क होते हैं, ठीक है, चाहे वो पूरी तरीके से ठीक ही क्यों ना हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट एक्शन इज नीडेड। ठीक है, हमको कौन सा एक्शन इसके बाद में लेना है। तो नो पर्टिकुलर इंटरवेंशंस आर नीडेड एंड कैन बी शिफ्टेड विद द मदर। ठीक है, बच्चे को किसी भी तरीके के स्पेसिफिक इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, आप जो पोस्ट डिलीवरी केयर प्रोवाइड करा रहे थे वो केयर प्रोवाइड करा दीजिए और उसके बाद में बच्चे को मदर के साथ में शिफ्ट कर दीजिए। अगर स्कोर किसके बीच में है, 7 to 10 ओवरऑल स्कोर है अगर बच्चे का, तो हमको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट रिस्क वाले बच्चों की, जिनके अंदर क्या है, अपगार स्कोर, ओवरऑल अपगार स्कोर कितना होता है, 4 to 6 के बीच में होता है, 4, 5 या 6, इन तीनों में से अगर कोई भी स्कोर है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चा क्या है, मॉडरेट बर्थ एस्फेक्सिया के अंदर है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है साहब, बच्चे के अंदर रिस्क का लेवल क्या है, मॉडरेट रिस्क है मोर्बिडिटी का और मोर्टिलिटी का। ठीक है, हमको कौन सा नर्सिंग एक्शन लेना है, तो यहां पर माइल्ड स्टिमुलेशन, बैक रब, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आर नीडेड। ठीक है, यहां पर जो रेसिसिटेटिव इंटरवेंशंस हैं वो लिए जाते हैं, ओवरऑल इंटरवेंशंस नहीं लिए जाते हैं रेसिसिटेशन के। यहां पर कौन कौन से लिए जाते हैं, बैक रब हो गया, माइल्ड स्टिमुलेशन हो गया, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इसको एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट बाद में हमको वापस बच्चे का क्या करना है, अपगार स्कोर चेक करना है। ठीक है, अगर स्टिल यही है तो केयर कंटिन्यू रखनी है, फिर 5 मिनट के बाद चेक करना है। अगर स्टिल यही है तो केयर कंटिन्यू करनी है, फिर 5 मिनट के बाद चेक करना है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का अपगार स्कोर 7.5 या 7.5 से अबव चला जाता है, 7.5 इन जनरल जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 7 से ऊपर चला जाए बच्चे का स्कोर, तो हमको क्या करना है, उसको मदर के पास में शिफ्ट कर देना है, लेकिन कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन उस पर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऐसे बच्चे जो कि क्या है, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के सीवियर रिस्क में हैं, उनका अपगार स्कोर कितना होता है,
0 to 3, 0 से 3 के बीच में, ठीक है। इनको क्या है, सीवियर बर्थ एस्फेक्सिया है। ये बच्चे क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन में हो सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सीवियर रिस्क है किसका, मोर्बिडिटी का और मोर्टिलिटी का। इनका क्या करना है, इमीडिएटली रेsuscitate, ठीक है। आपको तुरंत सीपीआर देना है, इस तरीके के बच्चे का सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और सीपीआर करने के बाद में क्या करना है, हमें इस बच्चे को एनआईसीयू में शिफ्ट करना है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के आईसीयू में शिफ्ट करना है। इस बच्चे को मदर के पास में शिफ्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली अपगार स्कोर के, ओवरऑल हम लोगों ने बात कर ली। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि अपगार स्कोर क्या होता है, ठीक है। अपगार स्कोर क्या है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट टेक्निक है इसकी, जो कोई भी नियोनेट है, ठीक है, 0 से 28 दिन का बच्चा है या फिर अर्ली नियोनेट है, 0 से 7 दिन का बच्चा है, उसके अंदर वेलबींग के असेसमेंट की टेक्निक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, आफ्टर बर्थ बच्चा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में उसका एकोमोडेट कर पाया है या नहीं कर पाया है, ठीक है, एडजस्ट हो पाया है कि नहीं हो पाया है। उस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग करते हैं। दिया किसने था, वर्जीनिया अपगार ने दिया था। कौन थी, एक अमेरिकन फिजिशियन थी, 1952 के अंदर दिया था। उसके बाद में मिनिमम स्कोर 0 होता है, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा अपीरियंस पढ़ा, दूसरा पढ़ा पल्स पढ़ा, तीसरा पढ़ा ग्रिमसेस पढ़ा, चौथा पढ़ा एक्टिविटी और टोन पढ़ी, तथा पांचवें पढ़ा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कैसे कैसे इसका स्कोरिंग करनी है वो पढ़ा। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो हमने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया कि अगर बच्चे का स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो वो सीवियर रिस्क के अंदर है, किसके, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के अंदर। हमको तुरंत बच्चे को सीपीआर देना है तथा सीपीआर के बाद में कहा क्या करना है, एक एनआईसीयू के अंदर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा 4 to 6, अगर बच्चा 4 to 6 अगर स्कोर बच्चे को मिला है तो बच्चा क्या है, बच्चा मॉडरेट रिस्क के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी का मॉडरेट रिस्क प्रेजेंट है, माइल्ड एस्फेक्सिया के अंदर है वो। उसको क्या करना है, हमको स्टिमुलस देना है, ठीक है। और एसेसरी जो रेसिसिटेटिव इंटरवेंशन हैं वो परफॉर्म करने हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, बच्चे की बैक को रब किया, उसको स्टिमुलेट किया, ठीक है, स्टिमुलेट किया, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी, सक्शन किया। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चे का अपगार स्कोर 7 से ऊपर चला जाएगा, बच्चे को क्या है, ऑब्जर्वेशन में मदर के पास शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मदर के पास तो रहेगा लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम बच्चे को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने बात की एक्सेलेंट कंडीशन के अंदर जो बच्चे हैं जिनका अपगार स्कोर 7 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी अपगार स्कोर की, ठीक है। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सो दैट्स ऑल द थ्योरी पोर्शन रिलेटेड टू अपगार स्कोर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स अपगार स्कोर से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।